Hello everyone, welcome back to another true crime case study video with me. This is A and A. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक वेल एजुकेटेड वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हुआ बच्चा पुलिस के अनबियरेबल टॉर्चर और अननेसेसरी और अनबियरेबल टॉर्चर के कारण एक सीरियल किलर, एक साइकोपैथ में कन्वर्ट हो जाता है. So without wasting any more time, let's get started with today's case surrounding around Chandrakant Jha, the butcher of Delhi. चंद्रकांत झा का जन्म 1967 में बिहार के मधेपुरा गोसाई में हुआ था. उसके डैड का नाम चंद्रकांत झा और माँ का नाम चंपा देवी झा था. और चंद्रकांत झा के ना दोनों पेरेंट्स, मॉम और डैड दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स थे, दोनों ही काम करते थे. राधेकांत जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और वही चंपा देवी जी एक स्कूल टीचर थी. चंद्रकांत झा 6 भाई बहन था. उसके मॉम और डैड के 6 बच्चे थे, चंद्रकांत को इंक्लूड करके. बाकी के जो 5 भाई बहन थे ना, दे डिड प्रीटी वेल इन देयर लाइफ. एक तो CRF डिपार्टमेंट में है और एक बिहार पुलिस में है. एज दोनों ही पेरेंट्स काम करते थे, कमाते थे, इसीलिए वो उसकी फैमिली को ना कोई भी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे. दे वर वेल टू डू. चंपा देवी बीइंग अ स्कूल टीचर थोड़ी बहुत अग्रेसिव और थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट थी. एक स्कूल टीचर के लिए स्ट्रिक्ट होना इट्स अ कॉमन थिंग. थोड़ी बहुत तो होते ही है ना. और दिन भर वो घर से बाहर ही रहती थी एज उनको बच्चों को पढ़ाना होता था. और सिमिलरली राधेकांत जी, उसके डैड, चंद्रकांत झा के डैड, वो भी दिन भर बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में, जिसके कारण चंद्रकांत झा को ना घर में कभी ज्यादा अफेक्शन या फिर प्यार सा फील नहीं हुआ. देयर वाज अ वॉइड ऑफ लव एंड फैमिलियल अपब्रिंगिंग इन हिम. चंद्रकांत झा का मन ना पढ़ाई में कुछ खास ज्यादा लगता नहीं था और इसी के कारण उसने 8th क्लास के बाद, 8th कंप्लीट करने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया. उसने ड्रॉप आउट कर लिया, जिसके बाद वो दिल्ली चला गया काम ढूंढने के लिए 1986. और फिर वो दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी वगैरह बेचने का काम करने लगा. और इसके बाद ना 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए दैट चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली एंड फॉरएवर. दिल्ली में ना लोग चंद्रकांत झा को ये फील कराया करते थे हर रोज कि वो दिल्ली से नहीं बिलोंग करता. ही डिड नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस. वो दिल्ली का नहीं है, वो तो आउटसाइडर है. और लोग बहुत ही ज़्यादा उसको टॉन्ट मारते थे, ताना मारते थे इस कारण. और कभी कभी तो इवन उस पर अटैक्स भी होते थे जस्ट बिकॉज ही वॉज बिहारी. फिर जिस मंडी में चंद्रकांत झा काम करता था, उस मंडी का एक सुपरवाइजर था पंडित, जो कि लोगों से पैसे वसूल करता था पुलिस के नाम पे, और जो ना दे उससे बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता था. और जब चंद्रकांत के पास पंडित आया पैसे मांगने के लिए, तब चंद्रकांत ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे को नहीं देना तेरे को पैसे, मैं अपने मेहनत से कमाता हूँ, खाता हूँ, मैं तेरे को पैसे क्यों दूँ, उसने ये बोला. तब चंद्रकांत और उस पंडित के बीच में ना लड़ाई हो गई. और इसी हाथापाई के बीच में चंद्रकांत ने अपने सब्जी काटने वाले चाकू से उसके हाथ में पंडित के हाथ में उसके चाकू से लग गया. और इस हाथापाई के बाद जब उसके हाथ में चाकू लगी थी ना, उसके बाद पंडित भाग के पुलिस के पास जाता है, जिसके बाद वो एक चंद्रकांत झा के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट फाइल कर देता है. जिसके बाद पुलिस आती है और चंद्रकांत झा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और उसको 3 साल की सजा सुनाई जाती है. जिसके बाद चंद्रकांत झा ऑब्वियसली 3 साल के लिए जेल चला जाता है. इस 3 साल के जेल पीरियड के दौरान ना चंद्रकांत झा के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है जेल में. एक जो पुलिस ऑफिसर था बलवीर सिंह करके, वो चंद्रकांत झा को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था. दूसरे कैदियों के सामने उसको स्ट्रिप करता था, उसको कपड़े उतारने को बोलता था और उसको बहुत ही ज़्यादा पीटता रहता था. और फिर इतना सब सहने और देखने के बाद चंद्रकांत झा को ना ये लगने लगा दैट वायलेंस वाज द ओनली वे, जिसके कारण वो इन लोगों पे अपना डोमिनेंस हासिल कर सकता है, वो इन लोगों को डोमिनेट कर सकता है, वो अपने ऊपर हो रहे इनजस्टिस को रोक सकता है. फिर जब चंद्रकांत झा 3 साल के बाद जेल से बाहर निकला तो वो पूरी तरीके से बदल चुका था. वी कैन से ही वाज अ कंप्लीट डिफरेंट मैन विद अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड पर्सोना. एक तरफ वो बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान था फॉर इमिग्रेंट्स, जो बाहर के स्टेट्स से आए हुए लोग थे उनकी वो बहुत ही ज़्यादा मदद किया करता था. और दूसरी तरफ उसमें ना एक वायलेंस टेंडेंसी आ चुका था. वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट वे में सोचने लगा था.
और जेल से निकलने के बाद ना चंद्रकांत झा ने शादी भी कर ली, जिसके बाद उसके 5 बच्चे भी हुए थे। पर वो अनफॉर्चुनेटली कभी भी अपने बीवी और बच्चों के साथ आराम से नहीं रह पाया। वो इवन उन लोगों को अपने से अलग रखता था, वो उन लोगों के साथ रहता भी नहीं था, ये सोच के कि कहीं पुलिस मेरे को जैसे हरास कर रही थी वैसे मेरे फैमिली को ना करने लगे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को परेशान ना करने लगे, इसीलिए वो उनसे दूर ही रहता था। क्योंकि चंद्रकांत झा को ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था जब वो फर्स्ट टाइम बिहार से दिल्ली आया था। उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था लाइक उधर के रहने वाले लोगों की तरफ से। तो इसीलिए ना जो बाहर से आते थे, स्पेशली फ्रॉम बिहार या उत्तर प्रदेश लाइक यूपी से जो आते थे ना, उसको वो बहुत ही ज़्यादा मदद किया करता था। उसमें वो खुद को देखा करता था, उनको वो खाना देता था, उनको वो रहने के लिए जगह देता था, इवन उनको लाइक जॉब्स भी ढूंढने में मदद किया करता था अपने कनेक्शंस यूज करके। सो ऑल टुगेदर वो बाहर से आए हुए लोग जो कि एक अच्छी फ्यूचर की कामना करके आते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद किया करता था। चंद्रकांत झा एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा दयालु था, पर उसको ना एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, अगर उसके सामने कोई झूठ बोले या फिर कुछ लाइक इमोरल करे तो उसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो अपने अंदर इतना रेज भर लेता था ना उस सामने वाले इंसान को लेकर कि वो उसको मारने से पहले 2 बार भी ना सोचे। चंद्रकांत का जो पहला विक्टिम था ना वो पंडित था, वही पंडित जिसके कारण चंद्रकांत झा को 3 साल जेल में बिताना पड़ा बिना किसी गलती के। जब वो जेल से 3 सालों के बाद 2002 में निकला ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, तब वो सब्जी बेचने वाला काम छोड़ के वो प्लास्टिक वगैरह का बेचने लगा, व्यापार करने लगा। इवन जेल से निकलने के बाद उसने कराटे भी सीख लिया था ताकि वो एटलीस्ट खुद को डिफेंड कर सके। जब कोई अगर फ्यूचर में भी उस पर अटैक्स होते हैं तो वो एटलीस्ट खुद को डिफेंड कर सके, इसीलिए उसने कराटे भी सीख लिया। बट इन जून 2003 द डीमन रेज्ड हिज हेड। चंद्रकांत झा का ना एक कलीग था जो उसी के साथ रहता था, जिसका नाम शेखर था। और फिर एक दिन ना चंद्रकांत ने शेखर को कन्फ्रंट करा एंड अक्यूज्ड हिम फॉर हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। और उसने ये बोला कि भाई तूने मुझे झूठ क्यों बोला, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तूने मुझसे झूठ कैसे और क्यों बोला कि तू शराब नहीं पीता, तू शराब छूता भी नहीं है, तू शराब से कोसों दूर रहता है, तूने मेरे को ऐसा क्यों बोला। शेखर ना ये सब चंद्रकांत के मुंह से सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था कि इतनी छोटी सी इश्यू को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू मैटर क्यों बनाया जा रहा है। फिर चंद्रकांत ने शेखर का हाथ पकड़ा और उससे ये बोला, मैं तुम्हें अब सजा देने जा रहा हूँ तुम्हारे इस पीने की आदत और मैं से झूठ बोलने के लिए। शेखर को ना ये सब अभी मजाक ही लग रहा था, इसीलिए उसने भी बोला ठीक है तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, सजा जो तुम चाहो। फिर चंद्रकांत झा ने कुर्सी पे बिठाया शेखर को और उसके दोनों हाथ कुर्सी के उस दोनों साइड पे बांध दिया। इतना सब होने के बाद भी ना अभी तक भी शेखर को ये सब मजाक ही लग रहा था। लाइक उसको लग रहा था कि भाई ऐसे ही मजाक कर रहे हैं हम, कुछ नहीं होने वाला। फिर अचानक से चंद्रकांत शेखर के ऊपर आता है और फिर उसका गला दबाने लगता है यूजिंग नून चाकू। फिर शेखर जो कि सबको मजाक समझ रहा था वो एकदम से शॉक हो जाता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और कुछ समझ सके वो इससे पहले ही सांस ना आने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर शेखर को मारने के बाद ना चंद्रकांत बैठ के अपने इस क्राइम को देख के ना एडमायर किया जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा उसको मजा आ रहा हो या बहुत ही ज्यादा वो हंस रहा था उसको देख के। फिर वो उठा और फिर उसने शेखर की उस मोमेंट में फोटो क्लिक करी और फिर उसने शेखर की बॉडी को उठा के मुखमेलपुर सीवेज ड्रेन में जाके फेंक दिया। कुछ महीनों के बाद ना चंद्रकांत ने एक उमेश नाम के आदमी को अपना एम्प्लॉय बनाया। पर नवंबर 2003 में ना चंद्रकांत को फिर से एक बात ट्रिगर करी। उसको ये शक होने लगा कि ये उमेश जो है मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है। और बस इसी शक के बेसिस पे चंद्रकांत ने रेज में आके बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होके उमेश को भी मार दिया। और इसी तरह से उमेश चंद्रकांत का 3rd विक्टिम बना। और फिर उमेश को मारने के बाद ना उसने चंद्रकांत ने उसकी बॉडी को पीसेस में कट करे और सारे पीसेस को, सारे बॉडी पार्ट्स को उसने एक प्लास्टिक के बैग में डाला और फिर वो प्लास्टिक का बैग लेके वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के आगे गया और वहीं पे डाल के आ गया। और इवन बॉडी के साथ साथ चंद्रकांत ने ना एक अपना हैंड रिटन नोट पुलिस के लिए वहीं पे छोड़ दिया था बॉडी के पास। उसमें ये लिखा था कि वो दिल्ली पुलिस के लिए ऐसे गिफ्ट्स बार बार लाता रहेगा और वो पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरता, और अगर पुलिस उसको जल्द से जल्द ना पकड़े
तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और पुलिस के सामने फ्लेक्स करता रहेगा। उसने इवन खुद को पुलिस का बाप और जीजा बोला था उस लेटर में। इस लेटर ने ना पुलिस को एक चेतावनी, एक वार्निंग दे दी थी कि बाहर कोई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइकोपैथ क्रिमिनल घूम रहा है। इसके बाद उमेश को मारने के बाद ना चंद्रकांत 2 महीने तक, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चंद्रकांत 2 महीने तक शांत बैठा था। उसने किसी को नहीं मारा, उसने किसी को हार्म नहीं करा। पर उसके ही गांव वालों के अकॉर्डिंग चंद्रकांत ने इस 2 महीने के इंटरवल में भी लोगों को मारा था, पर उनकी बॉडीज कभी मिली ही नहीं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद ना 2 महीनों के बाद उसने चंद्रकांत ने एक गुड्डू नाम के आदमी को मारा। उसने उसको बस इसीलिए मारा क्योंकि चंद्रकांत के हिसाब से गुड्डू की लाइफ बहुत ही ज्यादा फ्लैसी थी। इवन वो गंजेड़ी भी था, वो गांजा फूका करता था। गुड्डू की बॉडी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक मंगोलपुरी इलाके के एक सुलभ शौचालय पब्लिक वॉशरूम के पास मिली थी। फिर अक्टूबर 2006 में चंद्रकांत झा ने एक अमित मंडल नाम करके आदमी का मर्डर कर दिया फॉर बीइंग अ वुमनाइजर। उसने मारने के बाद अमित का सिर काट दिया, सिर अलग कर दिया धड़ से, और फिर उसने उसके बॉडी को भी पीसेस में काट दिए। उसने अमित का टॉर्सो अपर बॉडी वाला पार्ट उसने अमित का तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने जाके फेंक दिया था। और उसने वहाँ पे फिर से एक हैंड रिटेन नोट्स छोड़ा था पुलिस के लिए, जिसमें उसने पुलिस को भर भर के गालियां बकी थी। उस लेटर में ना चंद्रकांत झा ने ये भी मेंशन किया था कि पुलिस ने खुद ही अपने टॉर्चर के कारण एक सीरियल किलर को पैदा किया है, और स्पेशली बलवीर सिंह के बारे में उसने मेंशन किया था उस लेटर में। चंद्रकांत ना बॉडी को सर से अलग कर देता था, सर को बॉडी से अलग कर देता था, और फिर वो बॉडी ले जाके यमुना में फेंक देता था, एज ही यूज्ड टू बिलीव कि अगर सिर को हम पानी में फेंक दे, वाटर बॉडी में फेंक दे, तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। और फिर अमित को मारने के बाद और वो बॉडी और लेटर छोड़ने के बाद ना चंद्रकांत ने पुलिस को फिर खुद से कॉल करा था और खुद को कॉल पे सीसी करके आइडेंटिफाई किया था। इससे हम इतना तो जान ही सकते हैं कि चंद्रकांत को बिल्कुल भी डर नहीं था पुलिस का। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने पे कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा भाई। उसके अगले विक्टिम का नाम उपेंद्र था। उसने उपेंद्र को अप्रैल 2007 में मारा था क्योंकि एलिजेडली उपेंद्र का अपने दोस्त की बेटी के साथ रोमांटिक अफेयर चल रहा था। उपेंद्र को मारने के बाद ना चंद्रकांत वहीं पे बैठ गया, उसी के सामने फर्श पे बैठ गया, जिधर लिटरली उपेंद्र के खून की नदियां बह चुकी थी। उपेंद्र के खून की नदियां बह चुकी थी। वो उसी खून पे बैठ गया फर्श पे, और फिर उपेंद्र को घूरते घूरते, उसकी डेड बॉडी को घूरते घूरते वो अपना खाना खाने लगा। फिर अपना खाना खत्म करने के बाद चंद्रकांत उस बॉडी को, उपेंद्र की बॉडी को घसीटते हुए अपने बाथरूम में ले गया, और फिर उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर उसने उन टुकड़ों को ना अलग अलग पार्ट्स में फेंक दिया, शहर के अलग अलग जगहों पे फेंक दिया, और इंक्लूडिंग 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इन मई 2007 चंद्रकांत ने एक दिलीप नाम के इंसान को बस इसीलिए मार दिया क्योंकि वो मांसाहारी था, क्योंकि वो मांस मच्छी खाया करता था। दिलीप की बॉडी भी ना तिहाड़ जेल के बाहर ही मिली थी ऑन मई 18। अच्छा, अब इतना सब होने के बाद ना पुलिस डेफिनेटली चुपचाप नहीं बैठी थी। इस पूरे टाइम इंटरवल में पुलिस एक्टिव ही थी इस किलर को पकड़ने के लिए। जब चंद्रकांत ने उपेंद्र को मार के उसकी बॉडी को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने डाला था ना, उस टाइम तक पुलिस ने 4 सस्पेक्ट की एक रिपोर्ट और एक लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसमें से एक सस्पेक्ट हमारा चंद्रकांत भी था। इवन पुलिस को अपने पुलिस रिकॉर्ड्स में, पुराने रिकॉर्ड्स के में चंद्रकांत का फोटो भी मिल चुका था। चंद्रकांत का जो पहला मिस्टेक था वो ये था कि जब उसने तिहाड़ जेल के सामने अमित का टॉर्सो अपर बॉडी जब डाला था, तब उसने पुलिस के लिए एक उधर नोट छोड़ा था, जिसमें लिटरली चंद्रकांत ने ना नेम्स मेंशन कर दिए थे पुलिस ऑफिसर्स के, जिसके कारण जिनके टॉर्चर्स के कारण आज वो एक सीरियल किलर बन चुका था। उसने उधर फॉर्मर एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर मनीष अग्रवाल और हेड कांस्टेबल बालवीर सिंह को ब्लेम किया था। जब चंद्रकांत जेल में था तब अग्रवाल ना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का डीसीपी था, जबकि बलवीर सिंह जेल नंबर 3 का वार्डन था, और यही बना पुलिस का पहला क्लू। उस लेटर में इवन चंद्रकांत ने ये कन्फेस किया था कि नवंबर 2003 में भी उसने एक मर्डर करा था, जिसके बाद उसने उस बॉडी को तिहाड़ जेल के सामने फेंक दिया था।
और इससे ये साबित हो गया कि जो भी किलर है ना, जो भी ये किलर है वो नवंबर 2003 से पहले ही जेल से छूट चुका है, जिसके कारण ही वो उस टाइम तक मर्डर कर पाया। और ये पुलिस का दूसरा क्लू था। सो पुलिस ना अब उस इंसान के पीछे लग गई, उस इंसान को ढूंढने लगी जो कि 2003 से पहले तक तिहाड़ जेल में था। इवन चंद्रकांत ने अपने उस लेटर में ना अग्रवाल को मेंशन करा था फॉर ट्रैपिंग हिम इन अ फॉल्स केस, वी कैन से फॉल्स क्रिमिनल केस। इसके कारण पुलिस ने ये कंक्लूड किया कि जो भी ये मर्डरर है, जो भी ये किलर है, वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 2003 में किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व था। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक चंद्रकांत ने खुद ही कर दिया वो ये था कि वो जब अमित मंडल का उसने बॉडी डंप करा, उसने बॉडी को ठिकाना लगाया, तब उसने एसएचओ हरिनगर एसएचओ को कॉल कर दिया। और फिर उस एसएचओ ने उससे बहुत ही ज़्यादा बात करने की कोशिश करी, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करी उससे बातचीत को, और जिसके कारण उसने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चंद्रकांत से खुद ही निकाल लिया था। इस फोन कॉल के बाद ना पुलिस 90% श्योर हो चुकी थी, पुलिस 90% उनको पता लग चुका था कि ये बंदा कौन है जो 2003 से पहले नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में एक क्रिमिनल केस के अंडर था, और ये बंदा कौन है जो लोगों को मार रहा है। और यहीं से स्टार्ट हुआ उनका रियल इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्होंने 8 से लोगों का रिकॉर्ड निकलवाया तिहाड़ जेल में, जो उस टाइम तक थे, उस टाइम पे एक क्रिमिनल केस में इंडल्ज थे, उनका रिपोर्ट निकाला। और फिर वहाँ से उन लोगों ने 4 फाइनल सस्पेक्ट्स निकाले जो कि उनके हिसाब से ये सीरियल किलर हो सकता था। एंड फॉर्चुनेटली उन 4 लोगों में चंद्रकांत झा भी शामिल था। और फिर पुलिस ने ना उन नोट्स को जो उस सीरियल किलर ने उनके लिए छोड़ा था, उस नोट के हैंड राइटिंग को इन चारों सस्पेक्ट के हैंड रिटन स्टेटमेंट से मिलाया, जिसके बाद अब पुलिस को ना 99% आइडिया लग चुका था कि ये चंद्रकांत ही है, इस सब के पीछे चंद्रकांत ही लोगों को मारे जा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली ना पुलिस चंद्रकांत का पता नहीं लगा पा रही थी, एज ही वाज क्लेवर इनफ कि वो अपना ठिकाना बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज करता रहता था, जिसके कारण पुलिस उसको आसानी से ट्रैक नहीं कर पा रही थी। पर पुलिस ने ना अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद चंद्रकांत के 4 छुपने के जगह के बारे में पता लगाया था, और वी कैन से चंद्रकांत के 4 अड्डों के बारे में पता लगाया था। वो 4 अड्डे ये थे: यमुना विहार, अलीपुर, बडोला विलेज एंड हैदरपुर। फिर पुलिस ने ना बहुत ही जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए इन चारों जगह पे अपना छापा मार दिया। और फिर दे फाउंड चंद्रकांत इन अलीपुर, जब चंद्रकांत अपने बच्चों के साथ बैठ के हलवा खा रहा था। चंद्रकांत को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने ये क्लेम करा कि चंद्रकांत एक साइकोपैथ है, एक पागल सनकी इंसान जिसको लोगों को मार के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एक्सट्रीम प्लेजर मिलता है उसको, लोगों का खून बहा के, उनको मार के, उनको टॉर्चर करके, उनको हर्ट करके। कोर्ट ने चंद्रकांत के मर्डर्स पे ये बोला कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल किलर है जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। वो अपने विक्टिम्स को मारने से पहले बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करता था, और फिर उनको बहुत ही ज़्यादा तड़पा के बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मारा करता था, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ। फिर जज ने हियरिंग के दौरान ये कहा था कि चंद्रकांत एक बहुत ही मिशन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड इंसान है, टास्क ओरिएंटेड मर्डरर है, जो कि जिसका बस इकलौता मिशन है पुलिस का मजाक उड़ाना, उनको चैलेंज करना या फिर पुलिस को नीचा दिखाना। और चंद्रकांत जो पुलिस को धमकी भरे नोट्स लिखा करता था, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसमें थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था कभी भी किसी को भी मारने के बाद, और वो इवन दोबारा भी किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। फरवरी 2013 में चंद्रकांत झा वॉज फाउंड गिल्टी ऑन 3 काउंट्स ऑफ मर्डर एंड received 2 death sentences और एक उम्र कैद until डेथ। फिर जनवरी 2016 में उसकी डेथ सेंटेंस को उम्र कैद में बदल दिया गया विदाउट एनी फर्दर रिमिशन। अभी लास्ट ईयर ही ना अगस्त 2023 में चंद्रकांत झा 90 दिन का पैरोल लेके बाहर निकला था ताकि वो अपने सबसे बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ सके और उसकी शादी करा सके, एज ही गॉट 4 daughters। वेल चंद्रकांत ने जो किया वो ऑब्वियसली गलत था ही। There's no excuse or explanation to defend his dreadful act. But what do you guys think?
एक वेल टू डू एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा या फिर एक मामूली सा सब्जी बेचने वाला आम आदमी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सीरियल किलर कैसे बन सकता है? व्हाट ही डिड वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, बट जो कुछ स्पेसिफिक पुलिस ने उसके साथ किया, जो कुछ चुनिंदा पुलिस लोगों ने उसके साथ किया, उसका क्या? व्हाट अबाउट दैट? Do let me know your opinions on this case in the comment section below. Well, with this, अभी के लिए चंद्रकांत झा का केस यहीं पे खत्म होता है। और आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू मी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई सा भी टॉपिक कवर करूँ, कोई सा भी केस स्टडी करूँ जो कि आप सुनना चाहते हो थ्रू मी, तो यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट दोज केसेस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय बाय।